मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज शुक्रवार 7 जुलाई को सुबह 11 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला जस्टिस हेमंत प्रछक द्वारा सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने बीते 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। दरअसल सारा मामला ये है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता ने कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों को बदनाम किया है। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लेते हुए कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब नीति केस में कारोबारी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद ही राजधानी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई की पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी की एफआईआर के अनुसार अरोड़ा ने शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वहीं ईडी ने पहले अपनी चार्जशीट में कहा था कि दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बता दें कि विजय नायर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बगावत के बाद अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है और अब इसी सिलसिले में शरद पवार ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि उन्हें अजीत पवार के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। शरद पवार ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा कि उम्मीद है कि आयोग उनके द्वारा दायर किए गए कैविएट के मद्देनजर उन्हें उनके भतीजे की याचिका के बारे में सूचित करेगा। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार एनसीपी में दावे को लेकर कानूनी सलाह लेंगे और आगे की रणनीति के बारे में पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। वहीं इस बीच कल गुरुवार को भी शरद पवार ने एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक में उन्होंने खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताया। वहीं खुद को एनसीपी अध्यक्ष घोषित कर चुके अजीत पवार ने इस मीटिंग को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि मामला चुनाव आयोग में है, ऐसे में इस मीटिंग की कोई वैधता नहीं है, इसमें लिए गए फैसले मान्य नहीं होने चाहिए। गुरुवार को हुई एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष मैं ही हूं, कौन क्या कह रहा है ये मुझे नहीं पता, किसी और के कुछ कहने की अहमियत नहीं है, उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर एनसीपी चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। आज की बैठक से हमारी हिम्मत बढ़ी है। वहीं रिटायरमेंट को लेकर शरद पवार से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 82 हो या 92 उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, मैं अभी भी इफेक्टिव हूं। अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दरअसल अजीत पवार ने 5 जुलाई को एक बैठक में शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी में नेता 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, आप कब होने जा रहे हैं, हर किसी की अपनी पारी होती है, सबसे सार्थक समय 25 से 75 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अलावा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते हुए ये भी कहा था कि मुझे तहे दिल से ऐसा लगता है कि मुझे राज्य का प्रमुख बनना चाहिए, मेरे पास कुछ प्लान है जिन्हें मैं कार्यान्वित करना चाहता हूँ और उसके लिए प्रमुख बनना जरूरी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीच अब तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें माना जा रहा है कि अजीत पवार के शिंदे सरकार में एंट्री करने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता नाराज हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत का कहना है कि शिंदे गुट के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। संजय राउत ने मुंबई में कहा कि अजीत पवार के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ मिलने के बाद से शिंदे गुट के 17 से 18 विधायकों ने हमसे बात की है। राउत ने कहा कि अजीत पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिंदे समूह के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वहीं इस मामले पर उद्धव गुट के नेता और सांसद
विनायक राउत ने भी बयान देते हुए कहा कि एनसीपी के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट के विधायकों ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शिंदे की शिवसेना के कुछ विधायक संदेश भेज रहे हैं कि वे मातोश्री से माफी मांगना चाहते हैं। आपको बता दें कि मातोश्री मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे का आवास है। विनायक राउत ने आगे कहा कि शिंदे के कई विधायकों ने कहा है कि अगर मातोश्री उनसे संपर्क करता है तो वे सकारात्मक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि जो मंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन सके, जिन्हें अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी कुर्सी जाने का खतरा है, वे हमारे संपर्क में हैं। शिंदे गुट के विधायकों के उद्धव गुट से संपर्क में होने के संजय राउत द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिंदे सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि वास्तव में उद्धव ठाकरे गुट के 13 में से 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। 3-4 विधायकों ने कल ही यानी बुधवार 5 जुलाई को मुझसे बात की। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे के पद छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए उदय सामंत ने आगे कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पहल मुख्यमंत्री शिंदे ने ही की थी। सामंत ने कहा कि हालात अब बदल चुके हैं। शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कल गुरुवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी वंशवाद की राजनीति की बात करती है और इसे खत्म करने के लिए विधेयक लेकर आती है तो वो उसके समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी 2021 में पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकी, इसलिए उन्होंने बंगाल के लोगों पर एक तरह से युद्ध की घोषणा की। वे बदले की राजनीति पर काम कर रहे हैं। हमने बंगाल के लोगों पर बीजेपी की नफरत के प्रभाव को देखा और महसूस किया है। बीजेपी की लड़ाई जनता से नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस से है, लेकिन वे नाराजगी के कारण हमारे लोगों का पैसा रोक रहे हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि ईडी से लेकर सीबीआई तक सब कर लिया, अब ये बताएं कि केंद्र बंगाल के पैसे क्यों नहीं दे रहा है। हम जल्द ही बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी बंगाल हार गई है, इसलिए बंगाल से बदला ले रही है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को चैलेंज करते हुए कहा कि दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार तीनों में से एक मेरे साथ बैठकर चर्चा करें कि कब 100 दिन वाले और आवास योजना के पैसे दिए गए। उन्होंने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल के पैसों को ले जाकर सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, विमान खरीद रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।